हेलो बच्चा लोग, अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। इन प्रीवियस लेक्चर हमने कवर किया आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो हमने करा हिंसबर्ग टेस्ट। करेक्ट है। और हिंसबर्ग टेस्ट के बाद हमने जो किया था वो हमने पढ़ा था आपका नाइट्रस एसिड के साथ जब हम अमाइन को रिएक्ट करवाते हैं। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसमें आपका सीधा अमाइन से आइसोसाइनाइड बनता है। हिंसबर्ग टेस्ट में हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अमाइन को रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें आपका सल्फोनिल अमाइड बनता है। अब एक चीज, इस चीज को दिमाग में ये याद रख लेना कि आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है वो आपका प्राइमरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करता है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन से। करेक्ट बात समझ में आती है? तो यानी कि प्राइमरी अमाइन या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होगा तो वो आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। बट लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट की, तो हिंसबर्ग टेस्ट आपका प्राइमरी अमाइन तो एल्कली में सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी वाला अमाइन आपका इनसॉल्युबल होता है, और टर्शरी वाला तो रिएक्शन देता ही नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम। करेक्ट है। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो अमाइन का एक अलग से एक रिएक्शंस होती है जिसको हम क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर होगा क्या? यहां पर होने वाली ऐसी कोई बात है नहीं कि ज्यादा की जिसको तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इससे प्रीवियस चैप्टर में। हेलो एल्केन हेलो एरीन से पढ़ते हुए आ रहे हो, स्टार्टिंग वहीं से आपने कर ली थी। ठीक है, आ जाओ फटाफट से देखते हैं कैसे। देखो, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास हम लेते हैं सबसे पहला ब्रोमिनेशन। क्या करते हैं आपका? ब्रोमिनेशन। इसको हम पहले वाले को हम क्या कहेंगे आपका? ट्राई ब्रोमिनेशन। क्या कहेंगे? ट्राई ब्रोमिनेशन। ट्राई ब्रोमिनेशन। अगर मैं ट्राई ब्रोमिनेशन की बात कहूं तो हम इसको ट्राई ब्रोमिनेशन कह क्यों रहे हैं? पहला पॉइंट तो यही है क्योंकि हम अगर एनिलिन की बात करते हैं, ये हमारा एनिलिन है, तो इस एनिलिन को अगर हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? Br2। कितने मोल भैया? 3 मोल। किसकी प्रेजेंस में? H2O की प्रेजेंस में। तो होगा क्या? आपके पास यहां पर एक कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। करेक्ट है। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि हम ये जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो नाइट्रोजन एटम पर बहुत ज्यादा है, और ये बहुत अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत अच्छा रिएक्टिव ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट करता है किसको? ऑर्थो और पैरा पोजीशन को। जब ये दोनों पोजीशन आपकी क्या होंगी? एक्टिवेट होंगी, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि जैसे यहां से आपको Br पॉजिटिव की टर्म में मिलेगा, तो यहां से आपका Br ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि आपका NH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो आपका जो Br है वो पैरा पे और ऑर्थो पे आके अटैच्ड हो जाएगा। अगेन इस बात को दोबारा से बोल रहा हूं आपके लिए। अब यहां पर 3 Br होंगे, यानी कि 3 Br2, तो ऑब्वियस सी बात है कितने Br हो जाएंगे? 6 Br हो जाएंगे। 6 Br का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 3H आपका रिमूव हो जाएगा। 3H आपका क्या हो जाएगा? रिमूव। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये 3 H आपके Br के साथ निकल जाएंगे और 3 Br आपके यहां पर जुड़ जाएंगे। आपके सामने ये बन गया। बट हम चाहते ही नहीं है कि हमारे पास ऐसा ना, हमारे पास तीनों के तीनों ब्रोमीन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैच्ड हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। हम ऐसा चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही ब्रोमीन मिले, मोनोब्रोमिनेशन। क्या कहते हैं उसे हम? मोनोब्रोमिनेशन। तो भैया एक ब्रोमीन को करने के लिए अपन लोग को क्या करना पड़ेगा? मोनोब्रोमिनेशन। क्या करना पड़ेगा? मोनोब्रोमिनेशन। अगर मैं मोनोब्रोमिनेशन की बात करता हूं तो बेटा मोनोब्रोमिनेशन का मतलब सिंपल सी कहानी है, एडिशन ऑफ सिंगल ब्रोमीन का एटम। सिंपल सी कहानी है। अब अगर मेरे पास कोई बेंजीन की रिंग है, तो अगर मेरे पास कोई बेंजीन की रिंग है और उस पर मेरे पास लगा हुआ है NH2,
तो ऐसा क्या किया जाए कि सिर्फ एक ही ब्रोमीन आ जाए। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं पर NH2 का क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो इफेक्ट है उसी को कम करना पड़ेगा। यानी कि जो बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर रहा है NH2 का ग्रुप, आपको उस इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब उस इफेक्ट को कम करने के लिए हम एक कोई ऐसा ग्रुप या फिर ऐसा कोई कंपाउंड इसकी प्रेजेंस में लेके आएंगे जो कि क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और वो बेंजीन की रिंग को उतना अच्छे से एक्टिवेट होने नहीं देगा। तो भैया ऐसा क्या तरीका है? तो बेटा मोनोब्रोमिनेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। तो भैया एसिटाइलेशन में क्या होता है, एसिटाइलेशन बेटा हम एसिड एनहाइड्राइड को हम यहां पर क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। यानी कि एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड आपका ऐड हो जाएगा। भैया एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड मैंने आपको ऑलरेडी बेटा ये चीजें बताई हुई हैं प्रीवियस लेक्चर में। मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है कि बेटा जब हम अमाइन को या फिर एनिलिन को किसी को भी अगर हम एसाइल हैलाइड के साथ एसाइलेशन करवाते हैं जिसमें हमारा एसिड एनहाइड्राइड एस्टर ये सब आता है, तो आपका कुछ नहीं होता, सीधा NH2 का एक हाइड्रोजन हट जाता है, बाकी सारा जुड़ जाता है। चलो लेके चलते हैं आपका एसिड एनहाइड्राइड। वैसे तो आपकी NCERT की बुक में डायरेक्ट आपका क्या लिखा होगा, CH3CO का क्या लिखा है, होल ट्वाइस, और बाहर क्या लिखा होगा, O। ये एसिड एनहाइड्राइड है जिसको मैं खोल के अगर दिखाऊं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे भैया, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। करेक्ट है कि नहीं है? और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था NH2 में से एक हाइड्रोजन क्या कर दो, हटा दो, ऑक्सीजन को दे दो, और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि आपका यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, तो क्या रिलीज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड। CH3 COOH क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो भैया बाकी सारा कहां जुड़ जाएगा, बाकी सारा यहां जुड़ जाएगा। देखो बेटा क्या बन गया आपके पास, ये हो गया आपके पास N, ये हो गया आपके पास H, इस वाले को मैं सारा यहां ले देता हूं, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम क्या कहते हैं, N इथाइल इथेन अमाइड। क्या कहेंगे, N इथाइल इथेन अमाइड, इथेन अमाइड, जिसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिड एनालाइड। ठीक है, करेक्ट है, ये भूलना नहीं है आपको। अब ये काम तो हो गया, अब होगा क्या बेटा, देखो अगर मेरे पास यहां पर NH है और यहां पर मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O और CH3 है, तो देखो बेटा ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होंगे, लॉन पेयर क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, बीच में आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, CH3, और ये आपका जो आपका H है वो H आपका यहीं पे है फिलहाल। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, फर्क इन दोनों में इतना है कि ये आपका क्या कर रहा है, लॉन पेयर को इजीली डोनेट कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है। बट यहां पर देखो, यहां पर लॉन पेयर सफा हो गए, यहां से गायब हो गए। कौन खींच लिया, ये कार्बोनिल ग्रुप खींच लिया। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ खींचेगा। तो होगा क्या, जब आप एसिटेनालाइड का ब्रोमिनेशन कराओगे यानी कि Br2 ब्रोमिनेशन कराओगे, तो होगा क्या बेटा, यहां पर आपका पैरा पोजीशन पर, एसिटेनालाइड में पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर Br जुड़ गया। अब इसको आप क्या करोगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की प्रेजेंस में OH नेगेटिव आप इसको दे दोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा, और यहां पर H पॉजिटिव आपका आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिमूव हो जाएगा यानी कि इथेनोइक एसिड, और आपका यहां पर क्या हो जाएगा, NH2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, Br। बात समझ में आती है, करेक्ट है, वही सिंपल सी कहानी है। तो आपका यहां पर
एनिलिन और यहां पर ब्रोमीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो एनिलिन। नंबर 1 2 3 4, 4 ब्रोमो एनिलिन। करेक्ट है कि नहीं है? आपका यहां पर मोनोब्रोमिनेशन हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर जो थे अब वो नहीं रहे, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब आप ये सोचोगे भैया पीछे अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो मेटा पोजीशन एक्टिवेट क्यों नहीं हुई? बेटा ये याद रखना, 11th क्लास का बहुत सिंपल सा टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनके पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है, अगर डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं बेंजीन की रिंग से तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट होगी। लेकिन अगर बेंजीन की रिंग से कोई एक ऐसा एटम अटैच्ड है जो कि डायरेक्टली पाई बॉन्डेड से अटैच्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे। क्या यहां पर ये जो पाई बॉन्डेड एटम यानी कि कार्बन है, क्या ये डायरेक्टली इस बेंजीन की रिंग से अटैच्ड है? नहीं भैया, ये डायरेक्टली नहीं, ये इनडायरेक्टली नाइट्रोजन एटम से अटैच्ड है। तो इसीलिए वो इतना परफेक्टली डीएक्टिवेट नहीं कर रहा। डीएक्टिवेट तो कर रहा है लेकिन सिर्फ किसके इफेक्ट को, नाइट्रोजन के इफेक्ट को। वरना फिर पैरा नहीं बनता, मेटा बनता अगर कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता, सी डबल बॉन्ड ओ। करेक्ट है? यहां तक तो आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि मोनोब्रोमिनेशन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है किसका, नाइट्रोजन का, टुवर्ड द बेंजीन रिंग टू एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, वो आपका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन देखने को मिलता है। इसके आगे बढ़ते हैं, हम नाइट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रेशन। तो जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन देखो, नाइट्रेशन का मतलब आपको पता है कि NO2 पॉजिटिव आएगा, सीधा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो चलो भाई हम यहां पर क्या लेके चलते हैं, आपका एनिलिन। क्या लेके चलते हैं? एनिलिन, NH2। मेरे पास यहां पर क्या है, लॉन पेयर। इसको मैंने किसकी प्रेजेंस में रखा? इसको मैंने प्रेजेंस में रखा आपका H2SO4 HNO3, और ऑब्वियस सी बात है 288 केल्विन का अपन लोग ने क्या दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। अब यहां पर होगा क्या बेटा, आपके यहां पर 3 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं सबसे पहले तो 3 एनिलिन बना देता हूं मैं आपके, बाकी बात की बात हो जाएगी। एक बार NO2 ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवा दो, एक बार मेटा पोजीशन पर अटैक करा दो, और एक बार पैरा पोजीशन पर अटैक करा दो। ठीक है कि नहीं है? ऑर्थो 2% आपका मैन्युफैक्चर होगा, मेटा आपका 47% मैन्युफैक्चर होगा, और पैरा आपका 51% मैन्युफैक्चर होगा। तो बेटा ये मेटा 47% कैसे बन रहा है? यानी कि एनिलिन तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग में सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही आपका क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो इसका मतलब NO2 पॉजिटिव को तो सिर्फ आपका ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करना चाहिए ना, मेटा क्यों बना? तो बेटा मेटा बनने के पीछे का रीजन सुनो भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। क्योंकि आपका ये जो आपका एनिलिन है ये आपका एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में है, एसिड की प्रेजेंस में। और एनिलिन आपका अगर एसिड की प्रेजेंस में है तो नाइट्रोजन के पास जो ये 2 लॉन पेयर है ना, ये अपनी महानता दिखाएगा थोड़ा सा नाइट्रोजन। अब क्योंकि आप जानते हो एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव तो निकलेगा ही निकलेगा, H पॉजिटिव के अलावा कुछ और तो निकलने वाला है नहीं, तो नाइट्रोजन से इस हाइड्रोजन की दुख पीड़ा देखी नहीं जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा और क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन बना देगा। क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन बना देगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बन जाएगा बेटा। और एनिलीनियम आयन इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, अरे बाप रे घोर पाप हो गया ये तो, है ना। अब ये जो पाप हुआ है नाइट्रोजन को ये पसंद नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया इसको पसंद नहीं है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन की रिंग से बोलेगा भैया ला मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे वापस दे।
करेक्ट है कि नहीं है? तो इसका मतलब होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वापस से खींचेगा तो इस टाइम पे मेटा पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी। और कौन सी पोजीशन डीएक्टिवेट हो जाएंगी? ऑर्थो और पैरा डीएक्टिवेट हो जाएंगी। अगर मेटा पोजीशन एक्टिवेट हुई तो NO2 एज अ पॉजिटिव आके कहां अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। NH3 पॉजिटिव जब बन जाता है तो मेटा पोजीशन पर आकर NO2 क्या करेगा? अटैक करेगा। और इसी वजह से क्या होता है आपका मेटा पर नाइट्रेशन लगता है, यानी कि मेटा नाइट्रो क्या बनता है आपका? एनिलिन बनता है। तो ये आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि एनिलीनियम आयन के फॉर्मेशन की वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इट विल एक्टिवेट द मेटा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? आपका यहां पर मेटा नाइट्रो एनिलिन मिलेगा। करेक्ट है? ओके भैया, चलो यहां से भी हमें वाली बात समझ में आती है। अब हम बात समझते हैं किसकी? सल्फोनेशन की। किसकी बात समझते हैं? सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन की। तो भैया सल्फोनेशन में क्या होता है? सल्फोनेशन में भैया सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होता है। तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ऐड होता है? मेरे पास एनिलिन आ गया और एनिलिन NH2 होता है, ये तो आप जानते ही हो। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? आपका H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में सल्फोनेशन कराएंगे तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा NH3 पॉजिटिव, करेक्ट है, और HSO4 नेगेटिव बनेगा। लेकिन जब हम इसको हीट कराएंगे तो होगा क्या? हीट कराएंगे तो होगा क्या? NH2 और SO3H, यानी कि पैरा पे सल्फोनिक एसिड लग जाएगा और NH2 एनिलिन बन जाएगा। और यहां पर जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो यहां पर NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव ये बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका हीट करने पर माइनस का H2O बाहर निकल जाएगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ज्विटर आयन क्या बन जाएगा? ज्विटर आयन। करेक्ट है? जब भी किसी बेंजीन रिंग के ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो उसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये होता है आपका सल्फोनेशन के अंदर। अच्छा, जितने भी एनिलिन होते हैं डज नॉट अंडरगो इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलिन बोल, ठीक है? एनिलिन क्राफ्ट फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? आपको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं जाता है। क्योंकि एनिलिन, अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे कोई भी फ्रिडल क्राफ्ट, मान के चलो मुझे फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करानी है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करानी है, तो बेटा असाइलेशन में होता क्या है? या फिर अल्काइलेशन करानी है तो क्या होता है? CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3। जब आपका ये रिएक्ट करता है किसके साथ? NH2 एनिलिन के साथ रिएक्ट करता है, तो याद रखना इस चीज को कि आपका ये एनिलिन लॉन पेयर लेके बैठा हुआ है और ये बेटा AlCl3 आपको बहुत भली भांति पता है ये क्या है? आपका लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड होने की वजह से ये क्या करता है? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NH2 पे पॉजिटिव AlCl3 पे नेगेटिव। अब इस भाई साहब को तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेना था,
लेकिन इससे अच्छा बेसिक तो ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इससे ये बनाते सॉल्ट बनाया था भैया, ये तो पड़ जाता है अकेला। अब ये बोलेगा भैया हम अल्काइलेशन करने के लिए हमें CH3 पॉजिटिव निकालना है, क्योंकि आप जानते हो अल्काइलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव होता है। तो वो CH3 पॉजिटिव जब रिलीज ही नहीं होगा तो अल्काइलेशन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि AlCl3 ने तो क्या कर लिया, NH2 के साथ दोस्ती कर ली ना, खत्म कहानी है। तो इसी वजह से जितने भी एनिलिन होते हैं वो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। करेक्ट बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि वो एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एज अ लुईस एसिड काम करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो आपका उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और हमारा कैटायन जनरेट नहीं होता। आज की क्लास में हमने क्या आपका कवर किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे आपका डायजोनियम सॉल्ट। तब तक के लिए गुड बाय, सी एंड टाटा, शब्बा खैर।